आज मैं और माननीय किशोर कांत जी यहाँ जो चतुर्थ मास चल रहा है उसमें हम सबका सौभाग्य है कि जैन मुनि पीयूष मुनि जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैंने मन में विचार किया और महाराज जी ने उसको स्वीकार करते हुए परिवार प्रबोधन का जो कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता और पूरा समाज किस प्रकार से परिवार में रहना चाहिए उसके बारे में हम सबका मार्गदर्शन जैन मुनि पीयूष जी महाराज के द्वारा हम सबको मिलने वाला है। आइए उनके वचनों को प्रवचनों को ध्यानपूर्वक हम श्रवण करें और अपने जीवन को साकार करें। आत्म प्रिय बंधुओं, परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। परिवार से ही सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है। सबसे पहले व्यक्ति है, मेल या फीमेल, महिला पुरुष, जब आपस में रिश्ता जुड़ता है परिवार अस्तित्व में आता है। परिवार में फिर संतति का भी उत्पन्न होने के कारण परिवार की ये परंपरा आगे बढ़ती है और यही परिवार आगे बढ़कर समाज, प्रांत, राष्ट्र और विश्व के रूप में सारे संसार में देखे जाते हैं। तो इसमें व्यष्टि यानी व्यक्ति, इंडिविजुअल का सबसे अधिक महत्व रहता है। तो इसलिए इंडिविजुअल इकाई यानी व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारने और अपना परिष्कार करने पर ध्यान दे तो परिवार का सुधार कर पाना और परिवार के माध्यम से सारे समाज के सुंदर स्वस्थ सृजन में अपना योगदान दे पाना मुमकिन और संभव हो सकता है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि परिवार कुछ सदस्यों के मिलने से बनता है, किंतु इस परिवार की खासियत और विशेषता यह है कि परिवार में सभी व्यक्ति दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी अपने आप को दूसरों पर इम्पोज करने, थोपने का, दूसरों की इच्छाओं का दमन करके, दूसरों की भावनाओं का दमन करके अपने विचारों, अपने निर्णयों, अपने डिसीजंस को दूसरों पर थोपने का अगर प्रयत्न करता है तो उस स्थिति में परिवार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हम दूसरों पर हावी होने की आदत छोड़ दें, सभी के व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए, हालांकि उनमें कुछ त्रुटियां, कमजोरियां, कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस हो सकती हैं, उसके बावजूद उनकी अच्छाइयों का बहुमान करते हुए उनसे प्रेमपूर्ण, आत्मीयता से भरा हुआ और सम्मानपूर्ण बर्ताव और व्यवहार करें और इस तरह परिवार में सुख शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। दूसरी बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि हर व्यक्ति को दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप बड़े भी हैं तो भी छोटे भी अपना महत्व रखते हैं। जिस तरह हालांकि तलवार काम आती है किंतु सुई का भी कम महत्व नहीं होता, इसी तरह परिवार के हर छोटे बड़े व्यक्ति की अपनी अपनी रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, यानी उसका भी सापेक्ष महत्व है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चाहे कोई परिवार की छोटी इकाई है, कमजोर कड़ी है, अभी अवयस्क है, किंतु उसकी भी भावनाओं का आदर करते हुए अगर परिवार में आपसी तालमेल और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाएगा तो परिवार में स्वर्ग की स्थापना करना सहज मुमकिन और संभव हो सकेगा। तीसरी बात ध्यान में रखने लायक यह है कि व्यक्ति को अपेक्षावाद यानी एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठना चाहिए। बहुधा परिवारों में जितनी भी तकलीफें और परेशानियां आती हैं वे अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस पालने की वजह से होती हैं। लोग अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उम्मीद करते हैं वक्त आने पर दूसरा भी रिटर्न के रूप में हमें वही सम्मान, वही आदर, वही सहयोग प्रदान करे, किंतु ऐसा होना हमेशा मुमकिन और संभव नहीं होता। इसलिए प्रत्युपकार, रिटर्न और बदले की उम्मीद से ऊपर उठकर हमें अपनी ओर से परिवार के लिए, समाज के लिए और जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ पर अच्छा करने में
कोई संकोच नहीं करना चाहिए, किंतु कुछ भी पाने की हसरत और अभिलाषा अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं। निष्काम कर्म योग का स्वरूप यह नहीं है कि व्यक्ति कर्म को तिलांजलि दे दे, बल्कि इसकी वास्तविकता इस बात में छिपी हुई है कि आप कर्म करते हैं किंतु कर्म के फल की अभिलाषा और आकांक्षा नहीं करते। आप दूसरों की सेवा करते हैं परंतु बदले में सराहना प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं करते। किसी के लिए सब कुछ लुटाने के बावजूद अपना नाम आप दान दाताओं की सूची में दर्ज कराने की आकांक्षा से भी ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए सब कुछ देता है, देने में ही तत्पर रहता है, परंतु नाम की कोई इच्छा और कोई अभिलाषा नहीं रखता। दूसरे भी उसे सम्मान दें, तवज्जो दें, प्रेफरेंस दें। अगर ऐसी उम्मीद से व्यक्ति ऊपर उठकर परिवार के भले के लिए कुछ करेगा तो फिर अगर विपरीत भी उसे जीवन में मिलता है तब भी कोई अशांति, कोई तकलीफ नहीं होगी और उस स्थिति में आपका मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस हमेशा सुरक्षित और बरकरार बना रहेगा। और चौथी बात ध्यान में रखने लायक यह है कि कभी भी असंयत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवारों में सारे झगड़े, बखेड़े और अशांतियां वाणी का विवेक पूर्वक इस्तेमाल ना करने की वजह से होती हैं। आप ठीक हो सकते हैं, दूसरे की बात गलत हो सकती है, किंतु ठीक बात को भी ठीक साबित करने के लिए गलत शैली का प्रयोग करना उचित और ठीक नहीं है। आप प्रेम पूर्वक दूसरों को समझाएं, बताएं कि अगर उनके मुताबिक व्यवहार किया जाएगा तो उसमें अमुक हानि, अमुक नुकसान हो सकता है। और प्रेम पूर्वक हानि लाभ का चिट्ठा अगर आप दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे और वह भी मीठे लफ्जों में, मधुरतापूर्ण तरीके से, तो दूसरे आपकी बात को मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। गलत बोलकर, दूसरों से उलझकर दूसरों का सुधार कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन और संभव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अच्छी बात, भले की बात भी प्रेम पूर्वक, सभ्य शब्दों में और ऐसे ढंग से जो दूसरे को बुरा ना लगे, जिससे दूसरे का सम्मान और गौरव क्षतिग्रस्त ना हो, इसकी विशेष सावधानी रखते हुए सजगता पूर्वक, अगर प्रेम प्यार पूर्वक, मधुर लफ्जों और मधुर तरीके से आप किसी का सुधार करने के लिए उसे कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे, तो उसका सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट और रिस्पॉन्स आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। और एक अन्य बात यह है कि व्यक्ति को क्रिटिसिज्म करने की, आलोचना करने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग अव्वल दर्जे के क्रिटिक और आलोचक होते हैं। दूसरों की हर बात में मीन मेख निकालना उनकी आदत, उनका स्वभाव बन जाता है, किंतु वे यह नहीं सोचते कि जो कुछ वे करते हैं अगर दूसरे भी उनमें से उसी तरह त्रुटियां और कमजोरियां निकालने का प्रयत्न करें तो उनकी आत्मा पर क्या बीतेगी, उन्हें कैसा महसूस होगा। आप दूसरे को भी अपनी स्थिति में डालकर अगर उस स्थिति के बारे में कुछ विचार करेंगे तो आप ऐसी धृष्टता कभी भी नहीं कर पाएंगे कि आप दूसरे की आलोचना करने में प्रवृत्त हों। हालांकि दूसरे का व्यवहार अगर गलत है और उससे कुछ हानि होने की संभावना है तो भी आप उसे प्रेम पूर्वक बताएं, क्योंकि वाद विवाद में तर्कों के द्वारा दूसरों को हराया जा सकता है और हराकर आप किसी के साथ अपने रिश्तों को स्वाहा करने का कार्य करते हैं। रिश्ते बिखर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जबकि रिश्ते किसी भी स्थिति में तोड़ने नहीं चाहिए। रिश्ते सुरक्षित रहें, बरकरार रहें, उन्हें प्रिजर्व कर पाना आपके लिए हमेशा मुमकिन और संभव रहे। तो इसके लिए आपको अपने स्वभाव को कुछ बदलना पड़ेगा, अपनी जल्दी रिएक्ट करने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। अगर बाहर दूसरे का कुछ भी बर्ताव, व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा तो तत्काल, इंस्टेंटली कुछ भी रिएक्ट करने और प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। आप शांतिपूर्वक, तसल्ली से कुछ समय तक इंतजार करें। जब स्थिति सामान्य, नॉर्मल सी हो जाए, दूसरा व्यक्ति भी रिएक्ट करने के मूड में ना हो, उस वक्त अगर आप उसे प्रेम पूर्वक, शांति के साथ अपनी बात समझाएंगे तो 99% आपको
मन चाहा डिजायर्ड रिजल्ट और परिणाम प्राप्त होगा। किंतु अगर आप एकदम लोहे पर हथौड़ा चलाना चाहेंगे, दूसरा व्यक्ति भी गर्म है, अपनी बात के सही होने का आग्रह करने में लगा हुआ है और आप भी जबरदस्ती उसे उसकी गलती साबित करते हुए अपने सही होने की बात ऊपर तानकर बताने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम मिल पाना कदापि संभव नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप अपने परिवार में, अपने आसपास के परिवेश में कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से कीजिए। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश करता है किंतु अपने को बदलने का प्रयास नहीं करता। दूसरों पर आपका उतना अधिकार नहीं है जितना हक आपका अपने आप पर है। तो सबसे पहले शुरुआत अपने आप से ही कीजिए और अगर आप अपने आप से शुरुआत करेंगे, अपने जीवन का परिष्कार करेंगे, अपने आप को रिफाइंड करेंगे, अपनी गलतियों और त्रुटियों को पहचान कर और समझ कर उन्हें रिमूव करने, अपने जीवन के क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जीवन गुणों का धाम, गुणों का खजाना और गुणों का निधान बन जाएगा। और इस तरह आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे। और एक और बात समझ में, ध्यान में रखने लायक यह है कि सही होने के बावजूद भी हठ करना और दुराग्रह करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। कई बार हमें परिवार में रिश्तों को जिंदा रखने के लिए दूसरों के साथ समझौता और कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। हालांकि दूसरों की बात पूरी तरह ठीक नहीं भी हो सकती, परंतु फिर भी उनकी बात में जो कुछ भी तथ्य, सत्य, यथार्थता और रियलिटी है उसका भी सम्मान करते हुए अगर आप उसका मन रखने के लिए थोड़ा बहुत उसके मुताबिक आचरण कर लेंगे तो ऐसा करने से उसे संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन होगी। हालांकि नीति, नैतिकता, आचार और मर्यादा के विरुद्ध ना जाना व्यक्ति के लिए आवश्यक और अनिवार्य है, किंतु अगर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, दूसरा अपने स्वभाव से, अपनी विचारधारा से प्रेरित होकर आपसे कुछ निवेदन कर रहा है, अपनी भावना आपके सम्मुख प्रकट कर रहा है, हालांकि आपकी भावनाएं उससे अलग हो सकती हैं, किंतु फिर भी अगर आप कंप्रोमाइजिंग मूड रखते हुए दूसरे के साथ समझौता और तालमेल करते हुए थोड़ा बहुत उसके मुताबिक भी ढलते हैं, तो ऐसा करके कालांतर में उसका ज़्यादा सुधार कर पाना, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला पाना आपके लिए मुमकिन और संभव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में सुख शांति की प्रतिष्ठा करने के लिए व्यक्ति को तत्काल प्रतिक्रिया करने की बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, दूसरे ने बात कही नहीं, उनका जवाब आया नहीं, और अगर ऐसा रवैया व्यक्ति अख्तियार कर लेता है, धारण कर लेता है, तो उस स्थिति में शांति रह पाना कदापि मुमकिन और संभव नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्ति एक गाली देता है, दूसरा 4 सुनाता है, 4 की फिर 40 हो जाती है, और इस तरह यह क्रम बिना रुके आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपको दूसरों का नियंत्रण करने से पहले अपना नियंत्रण करने की कोशिश और प्रयास करना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि आपका फर्ज, आपकी जिम्मेदारी है कि आप परिवार और समाज के लिए आदर्श रोल मॉडल बनकर दूसरों के सामने अपना ऐसा आचार, विचार, व्यवहार प्रदर्शित करें जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों। इसके लिए आपको अपने जीवन का परिष्कार करने की, अपने आचार, विचार, व्यवहार और आहार को शास्त्रानुकूल और हमारी प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति के अनुरूप बनाए रखने की जरूरत और आवश्यकता है। आपका आहार भी सात्विक, शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन की उक्ति के अनुसार जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उनकी वृत्तियां भी तामसिक हो जाती हैं, और तामसिक वृत्तियां व्यक्ति को जबरदस्ती पाप कर्म करने में प्रवृत्त कर देती हैं। आपके विचार, आपके ख्यालात भी उत्तम होने चाहिए। गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी
जिसने इन्हें संभाल लिया वो संभल गया। आपको अपने विचारों को भी नैतिकता के धरातल पर टिकाकर मजबूती से आगे रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके जीवन में तनिक भी फिसलन आ गई, आप कहीं भी पतित हो गए, चारित्रिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से कोई भी कमजोरी और वीकनेस आपके जीवन में आ गई, तो उस स्थिति में आपका भविष्य बहुत बिगड़ सकता है, अशांति में हो सकता है। आपका आचार, चाल चलन, करैक्टर भी उत्तम और श्रेष्ठ होना चाहिए। चारित्र क्या है? करैक्टर इज ए बंडल ऑफ हैबिट्स। आपकी आदतों का समूह ही तो आपका चरित्र है, और चरित्र में आपके सारे क्रियाकलाप, सारी विचारधाराएं, सारे बाहर की परिस्थितियों के प्रति रिएक्शंस और प्रतिक्रियाओं का समावेश हो जाता है। तो व्यक्ति को अपने आचार को भी संयमित करने का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव भी हर व्यक्ति के साथ समीचीन और समुपयुक्त होना चाहिए। आप चाहे कितने भी काबिल हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, लक्ष्मी देवी की आप पर कितनी भी कृपा है, आपने कितनी भी डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं, किंतु फिर भी परिवार में, समाज में छोटे बड़े की मर्यादा का पालन करते हुए दूसरों को यथोचित सम्मान और सत्कार देना व्यक्ति के लिए परम आवश्यक और अनिवार्य होता है। क्योंकि भौतिक अपेक्षाओं से बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने से किसी भी दृष्टि से ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और महत्तर बड़े व्यक्ति का तिरस्कार और अपमान करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति पारिवारिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। और एक बात और है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आनंद मंगल की स्थापना हो, तो इसके लिए आपको नशों से, बुराइयों से, सामाजिक कुरीतियों से भी स्वयं को बचाना चाहिए। क्योंकि परिवार के छोटे लोग बड़ों से प्रेरणा लेते हैं। अगर माता पिता किसी बुराई में पड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत उनके जीवन में है, तो संतान में भी उस बुराई का आना नेचुरल और स्वाभाविक है। तो इसलिए माता पिता को भी अपनी संतान के सामने बहुत विवेक रखते हुए बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि बच्चे आपके द्वारा बोली हुई बातों से उतना नहीं सीखते जितना वे आपके बर्ताव, आपके क्रियाकलापों और आपके व्यवहार से सीखते हैं। आप बातें चाहे कितनी अच्छी करते हो, किंतु अगर आपका आचार अच्छा नहीं है, आप टेम्पर लूज करके अपने बड़ों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो फिर आपको भी अपने बच्चों से सम्मान प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जो दिया जाता है वही तो लौट कर वापिस आता है। जब आप अपने बड़ों का आदर, सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा भक्ति करने का प्रयत्न नहीं करते, तो आपको भी भविष्य में अपनी संतान से कोई ऐसी आशा और उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो बंधुओं, ये सारी बातें आपको सुनाने का उद्देश्य और प्रयोजन मात्र इतना है कि परिवार जो समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है, यूनिट है, व्यक्ति को उसका एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते ये सोचना चाहिए, इफ एवरी मैन लुक्स टू हिज ऑन रिफॉर्मेशन देन हाउ वेरी इजी टू रिफॉर्म ए नेशन। यानी आप अपना सुधार करें। अगर आप अपने आप को सुधार लेंगे, अपनी गलतियां दूर कर देंगे, अपने जीवन में अच्छाइयों की प्रतिष्ठा और स्थापना कर लेंगे, तो सारी कौम को, सारी पीढ़ी को, सारे राष्ट्र को सुधार पाना और एक सुदृढ़, सशक्त, स्वस्थ, सुंदर, स्वर्ग जैसे संसार का निर्माण करना आपके लिए मुमकिन और संभव हो सकेगा। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने परिवार को भी सुखमय और आनंदमय बनाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पर स्वर्ग बनाता है उसके लिए परलोक में भी स्वर्ग की भूमिका तैयार हो सकती है। जो लोग यहाँ लड़ते, झगड़ते, अशांति के साथ कलह कलेश में अपना वक्त गुजार देते हैं, उन्हें मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले परिवार में स्वर्ग का सृजन और निर्माण करें। कालांतर में प्रभु की कृपा से मृत्यु के अनंतर भी आपको स्वर्ग और वही सुखधाम उपलब्ध होगा। ओम शांति।
महाराज जी एक और आशीर्वाद दीजिए सबको। आज ना नव दंपति तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति में कहीं नहीं लिखा हुआ, और वो संतान उत्पत्ति में भी बहुत पीछे रह रहे हैं। उनको भी एक विशेष आशीर्वाद अपना दे दीजिए। दाम्पत्य जीवन में महिला और पुरुष दोनों का अपना अपना महत्व है। हालांकि पुराना समय कुछ अलग था, पुरुष प्रधान समाज था, किंतु आज तो स्थितियां बदल गई हैं। गाड़ी के दो पहियों की तरह नर और नारी दोनों का समान स्थान आज बन गया है। किंतु आज के समय का सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि लोगों में सहन शक्ति कम होने की वजह से वो एक दूसरे को जरा भी टॉलरेट नहीं कर पाते। स्वभावगत, रुचिगत भिन्नताओं के कारण आपस में उलझ जाते हैं और रिश्तों के माधुर्य और मिठास को ख़त्म कर देते हैं। उन्हें दूसरे की रुचियों का, दूसरों के स्वभाव का आदर करने की आदत डेवलप करनी चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर सोच में, विचारधारा में, प्रकृति में, स्वभाव में, बौद्धिक क्षमताओं में, आर्थिक परिस्थितियों में हो सकता है, किंतु इसके बावजूद इन सब विभिन्नताओं का को दरकिनार करते हुए उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे परिवार की एक ऐसी महत्वपूर्ण इकाई है जिनके योग से परिवार बना है। तो उन्हें इन सारी विभिन्नताओं और अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद भी आपस में तालमेल बिठाने और हारमोनियस रिलेशन स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ना तो पुरुष को पुरुष होने के नाते स्त्री के साथ तिरस्कार पूर्वक ढंग से बर्ताव करना चाहिए, और ना स्त्री को भी अपने पति के साथ अनुचित ढंग से उल्हाना पूर्वक बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों अगर एक दूसरे को सम्मान देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के माता पिता और परिवारजनों के प्रति सम्मानपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे के रिश्तेदारों से मिलने पर उन्हें ड्यू रेस्पेक्ट यानी यथोचित सम्मान देने से संकोच नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका लाइफ पार्टनर, जीवन साथी भी हर्ट नहीं होगा, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। अधिकांशतः इन झगड़ों के मूल में छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें सामान्य रूप से नज़रअंदाज किया जा सकता है, किंतु लोग छोटी बातों को भी अहम का, नाक का सवाल बना लेते हैं। सोचते हैं उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। प्रेम में तो ये सारी बातें नगण्य होती हैं। छोटी छोटी बातें इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर व्यक्ति ये बात नहीं सोचता तो फिर कालांतर में रिश्ते टूट जाते हैं। कहा भी गया है, सोच कर कोई ताल्लुक तोड़ना, टूट कर पत्ते हरे होते नहीं। जिस तरह पत्ते अगर वृक्ष की डाली से एक बार टूट जाए, अलग हो जाए, तो फिर दोबारा टहनी को शोभायमान कर पाना उनके लिए संभव नहीं होता। इसलिए रिश्ते तोड़ने की एक्सट्रीम स्थिति पर व्यक्ति को कदापि नहीं जाना चाहिए। बार बार कोशिश कीजिए, तालमेल बिठाने का प्रयत्न कीजिए। कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। इस रीति पर, इस नीति पर अगर आप चलेंगे तो परिवार में सामंजस्य और तालमेल की स्थापना कर पाना संभव हो सकेगा। और आज के समय में अदालतों में भी सबसे ज़्यादा विवाद पारिवारिक विवाद हैं। डाइवोर्स पिटीशन सबसे अधिक संख्या में कोर्ट्स में लंबित और पेंडिंग पड़ी रहती है, और इस तरह समाज की इकाई टूट रही है। समाज में आपसी सौहार्द खत्म होता जा रहा है। तो सभी भाई बहनों को, महिलाओं और पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरे की इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्ति विशेष की भावनाओं, अभिरुचियों का सम्मान करते हुए दूसरे के साथ तालमेल बिठाने और सौहार्द, सामंजस्यपूर्ण, हारमोनियस रिलेशन स्थापित करने का अपनी ओर से यथासंभव प्रयास और प्रयत्न करें, और इस तरह सुखमय, आनंदमय गृहस्थ जीवन की स्थापना करना मुमकिन और संभव हो सकता है। महाराज जी एक आप नंगे पाँव चलते हैं, कष्ट सहते हैं, समाज के हित के लिए सहते हैं। आज हिंसा की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर भी हिंसा हो रही है, समाज में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसके बारे में भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें।
आजकल इंटरनेट का प्रचलन बढ़ गया है। इंटरनेट पर भी कुछ ऐसा अश्लील साहित्य, अश्लील सामग्री उपलब्ध होती है जिससे उसको देखने वाले और पढ़ने वालों की भावनाएं दूषित हो जाती हैं। तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि ऐसी पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि अश्लील सामग्री जो उनके माध्यम से लोगों को परोसी जा रही है उसे प्रतिबंधित किया जा सके। परिवार के लोग ध्यान रखें कि उनकी संतान कैसा जीवन गुजार रही है, उन्हें नैतिक संस्कार दिए जाएं, चारित्रवान बनाने का प्रयत्न किया जाए, उन्हें किसी धर्म स्थान पर ले जाया जाए ताकि वहाँ पर उन्हें भगवान के, चाहे वो किसी भी रूप में है, उनके दर्शन करने का मौका, अवसर मिले। धर्म गुरुओं के माध्यम से उन्हें अच्छी बातें, अच्छे उपदेश और चारित्र का निर्माण करने वाले संदेश सुनने का मौका और अवसर प्राप्त हो। माता पिता ध्यान रखें कि उनकी संतान की संगति, कंपनी कैसे लोगों के साथ जुड़ रही है, क्योंकि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति अपनी संगति से ही पहचाना जाता है। संगति अपना असर और प्रभाव डालती है। अगर आपके बालक बालिकाओं की सोबत और संगत बिगड़ गई है तो उनमें भी बुराइयों का आना स्वाभाविक है और बाद में पछताने से अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। बच्चे जब शिशु हैं, अवयस्क हैं, इमैच्योर हैं, तब से ही उन्हें प्रेम पूर्ण, अपनत्वपूर्ण वातावरण देकर माता पिता और परिवार के लोग अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करें ताकि इमोशनल वैक्यूम, भावनात्मक शून्यता उन्हें महसूस ना हो। अधिकांशतः लोग गलत लोगों के साथ अपनी भावनाओं की पूर्ति करने के लिए जुड़ने में संलग्न और तत्पर होते हैं। जिन बच्चों को माता पिता से प्रेम और स्नेह नहीं मिलता, घर के लोग उनका ध्यान नहीं रखते, वे इधर उधर जुड़ जाते हैं और दूसरे लोगों की भावनाओं से, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं और यही दूषित विचार उनके जीवन और उनके चारित्र को खराब करने का कार्य करते हैं। तो माता पिता को गुड पेरेंटिंग करनी चाहिए, अपनी संतान का विवेक पूर्वक और पूरी तवज्जो के साथ ध्यान देते हुए और हमारी प्राचीन धार्मिक आध्यात्मिक शैली के मुताबिक बालक बालिकाओं की सारी रुचियों का ध्यान रखते हुए उनका पालन पोषण करना चाहिए। उनके चारित्र निर्माण पर, उन्हें सुसंस्कारी बनाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर बिगड़ाव की कोई आशंका, कोई संभावना नहीं रह सकेगी। महाराज जी, आपने तामसी भोजन के बारे में बहुत अच्छा जिक्र किया है। मैं चाहता हूँ कि पंजाब में जो घर घर में नशे के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं, आपने वैसे सब बातों में जिक्र कर दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी मैं इसको विशेष रूप से चाहता हूँ कि नशे से कैसे दूर रहा जा सकता है और हमको इससे दूर रहना ही चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार करते हैं। आज के समय में वैसे तो सब जगह नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, किंतु पंजाब खास तौर पर सीमांत राज्य है, बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नशे का प्रचलन बहुत अधिक हो रहा है। अनेक प्रकार के केमिकल नशे, मादक पदार्थ लोग बहुतायत में प्रयोग और इस्तेमाल में ला रहे हैं। इनके द्वारा व्यक्ति की भावनाएं दूषित होती हैं और वह ऐसी स्थिति में चला जाता है जब उसे कोई विवेक, कोई समझबूझ नहीं रहती और इनके साथ एडिक्शन उत्पन्न होती है, यानी ये लत लगाने का कार्य करते हैं जिसके बगैर व्यक्ति का गुजारा नहीं हो पाता। तो ये नशों की लत, नशों की आदत समाज को खोखला कर रही है, परिवार की परंपराओं को निर्जीव करने का कार्य कर रही है। तो इसके लिए सभी को चाहिए कि वे सजग हों, अपने आसपास के लोगों को भी अगर वे नशे की दलदल में फंसने जा रहे हैं वहाँ से रोकने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात है, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों का, स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि टीन एज में यानी लगभग 15-18 वर्ष की आयु में बच्चे के बिगड़ने की सबसे अधिक संभावनाएं रहती है। उस वक्त अगर अध्यापक, परिवार के लोग, माता पिता और अन्य सभी आत्मीय लोग उस संबंधित व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, उसे अच्छी बातें समझाते हैं, नशों की बुराइयों के बारे में जागरूक करते हैं और नशों से लोगों का किस तरह से नुकसान अतीत में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में होगा, ये सारी बातें उन्हें समझाएंगे। तो चूंकि
वर्तमान पीढ़ी बहुत सुशिक्षित है, एजुकेटेड है, और अगर उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाएगा और उन्हें संकल्प कराया जाएगा कि ये बुराई का सेवन करना हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है, हमारे खानदान की मर्यादा के भी उचित नहीं है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप नशों की दलदल से बचकर रहेंगे तो आपका अपना भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा। नशों में जो डूबे फिर ना उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। नशा चाहे शराब का है, सिगरेट का है, बीड़ी का है, तंबाकू का है, और इसके अलावा आज नए नए केमिकल के नशे, और यहाँ पर चिट्टा और अनेक अन्य तरह के अफीम, गांजा, चरस, स्मैक, कोकीन, मार्फिन, मारीजुआना, ये सब नशे जो समाज को दलदल में गिराने का कार्य कर रहे हैं। समाज को जागृत होकर इन नशों की दलदल से हर व्यक्ति को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ समाज का सृजन करने का हमारे पूर्वजों का सपना साकार हो सके और सभी लोग व्यसन मुक्त सात्विक जिंदगी गुजारते हुए अपना भी आनंद सुनिश्चित करें और समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र में शांति की स्थापना हो। अपना जैन समाज से पीयूष मुनि जी महाराज ने अपने इन सब प्रवचनों में परिवार के टूटने का दर्द उनके हृदय में झलक रहा है। उन्होंने तामसी भोजन के बारे में, मृदु वाणी के बारे में, व्यवहार के बारे में और व्यवहार कुशल होने के बारे में हम सबको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। और मैं हृदय की गहराइयों से पूरे पंजाब परिवार प्रबोधन की टीम से उनका धन्यवाद भी करता हूँ। उनके श्री चरणों में नमन होता हुआ उनसे विनम्र प्रार्थना भी करता हूँ कि कभी कभार हमारे इस परिवार प्रबोधन के कार्यक्रम में आकर के हमारा मार्गदर्शन करिएगा। और मैंने प्रार्थना की है कि मंगल संवाद का जो हमारा कार्यक्रम रहता है, महीने में एक बार रहता है, तो जब भी उनके पास समय मिलेगा हमें तो आपको उनके दर्शन भी करवाएंगे और अधिक मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त होगा। मेरे साथ श्रीमान किशोर कांत जी जो कि अपना विशेष रूप से हमारे साथ रहते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? महाराज जी मंगल पाठ करेंगे। आप सभी के लिए मंगल पाठ, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और मंगल की स्थापना हो, सुनाया जा रहा है। चटारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिदा मंगलम, साहू मंगलम, केवली परनत्तो धमो मंगलम। चटारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिदा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली परनत्तो धमो लोगुत्मा। चटारी शरणम पवजामि, अरिहं शरणम पवजामि, सिर शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली परनत्तम धमम शरणम पवजामि। चार शरण दुख हरन जगत में और शरण नहीं कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका सदा ही मंगल। ये जो पाठ आपको सुनाया गया, इसमें बताया गया है कि संसार में चार मंगल हैं, चार उत्तम हैं और चार ही शरण हैं। मंगल है मंगलाति इति मंगल, जो जीवन में मंगल की स्थापना करता है उसे मंगल कहते हैं। उत्तम वह है जो बढ़िया है, श्रेष्ठ है। और तीसरी बात है जो शरण रूप है, यानी जहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकती है, हमें संबल प्राप्त हो सकता है। वे चार तत्व इस जैन धर्म के मंगल पाठ सूत्र में बताए गए हैं। अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, इन चारों को मंगल, उत्तम और शरण रूप बताया गया है। अरिहंत वे हैं जो राग और द्वेष के विजेता हैं। सिद्ध वे हैं जो पूर्ण पर ब्रह्म है, परमात्मा है, सारे कर्मों से, सारे विकारों से रहित हो गए हैं, उन्हें सिद्ध आत्मा कहा गया है। साधु को भी उत्तम, मंगल और शरण रूप कहा गया है, क्योंकि साधु तिन्नानंग तार्यानंग, स्वयं तो संसार समुद्र को पार करते हैं और अपने उपदेशों का आसरा लेने वाले बाकी भक्त जनों को भी इस भव सागर से पार उतारते हैं, और इसलिए उन्हें भी यह महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और सबसे अंतिम स्थान और सबसे महत्वपूर्ण पद धर्म को दिया गया है, यानी धर्म
अहिंसा, संयम और तप जिस धर्म के 3 भेद किए जा सकते हैं, ऐसा धर्म मंगल भी है, उत्तम भी है और यह शरण रूप भी है।